वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मांग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि मांग से आप समझते हैं कि डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ डिमांडेड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन एट ए पर्टिकुलर टाइम विद ए गिवन प्राइस। यानी किसी उपभोक्ता द्वारा अगर विशिष्ट समय पर किसी वस्तु की इकाइयों को जो मांगे जाने वाली इकाइयाँ हैं और वो अगर एक निश्चित प्राइस उसको देने के लिए तत्पर रहता है तो वहाँ पर मांग की उत्पत्ति होती है। इसी के आधार पर हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि मांग कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताई गई है, पहला पॉइंट है आपके पास प्राइस डिमांड। प्राइस का मतलब हो गया कीमत, यानी कीमत की मांग। तो कीमत मांग से आप क्या समझते हैं? कीमत मांग का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की कीमत का और मांगे गए वस्तु की इकाइयों के बीच में एक संबंध होता है। यानी अगर किसी वस्तु की प्राइसेस में कीमत में बढ़ोतरी होती है तो उसकी इकाइयाँ घटती जाती हैं, और अगर किसी वस्तु की कीमत में घटोतरी होती है, कमी आती है, तो उसकी इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और किसी वस्तु की मांगी गई इकाइयों में। तो उसको यहाँ पे हम चित्र से द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो नॉर्मल डिमांड कर्व जो होता है, जो डी के रूप में यहाँ पे शो है, वो डाउनवर्ड है, यानी इसका नेगेटिव स्लोप है। तो इट मीन्स आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि क्यू यानी एक्स एक्सिस आपका डिमांड हो गया और प्राइस पी क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। तो जिस तरीके से अगर आपका प्राइस पी पर क्यू क्वांटिटी डिमांडेड की गई थी, अगर वो प्राइस आपका घटकर P1 हो जाता है तो वहाँ पे आपकी कितनी इकाइयाँ बढ़ जाएंगी? Q1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी डिमांड कर्व है, ये नेगेटिव स्लोप इसलिए शो कर रहा है क्योंकि कीमतों में कमी आने पर पर्टिकुलर वस्तु की इकाइयों में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट आइए, वो है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड के बारे में आप ये समझते हैं कि अगर हम और तथ्यों को या और फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देंगे तो सामान्य आय के दौरान अगर हम किसी सामान्य वस्तु का अधिग्रहण करना चाहेंगे तो उसकी एक निश्चित कीमत देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। यानी किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की इकाइयाँ जो मांगी जाती हैं वो उसकी आय लेवल पर यानी इनकम लेवल पर निर्भर करती हैं। सिंपल सेंस यहाँ पे ये हुआ आपका कि अगर किसी उपभोक्ता की वास्तविक आय में बढ़ोतरी होगी तो वो किसी वस्तु की इकाइयों का और ज़्यादा उपभोग करना चाहेगा। इसी के हिसाब से अगर उसमें उसकी आय में कमी आएगी तो इसलिए वो उस वस्तु की इकाइयों की भी कमी कर देगा। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कि कोई भी मनुष्य किस प्रकार की वस्तुओं पे अपने आय के प्रभाव को छोड़ सकता है, तो इसलिए उसको यहाँ पे दो तरीके की वस्तुओं के द्वारा समझाया गया है। पहला है श्रेष्ठ वस्तुएं यानी सुपीरियर गुड्स, और दूसरा है घटिया वस्तु यानी इन्फीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स यानी जैसा यहाँ पे लगता है इन्हें नॉर्मल गुड्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि किसी उपभोक्ता की अगर आय में बढ़ोतरी होती है तो वो नॉर्मल गुड्स यानी सुपीरियर गुड्स का अधिक से अधिक यूज़ करना चाहेगा और वस्तु की इकाइयों में बढ़ोतरी करेगा। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो स्लोप होता है इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, यानी श्रेष्ठ वस्तुओं की अगर हम बात करना चाहेंगे तो वहाँ पर। अगर हम बात करना चाहेंगे घटिया वस्तुएं यानी इन्फीरियर गुड्स, तो इन्फीरियर गुड्स ये घटिया वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं कि जो आपकी आय की बढ़ोतरी के हिसाब से आप उसका कंजप्शन कम कर देते हो, और या अगर आपकी आय में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और आपकी आय कम होती जाती है तो आप ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जैसे बाजरा, मोटा अनाज, कुछ तरीके से कपड़े वगैरह की जो अच्छी क्वालिटी की नहीं हो उसका आप उपभोग करना, यूज़ करना शुरू कर देंगे, जो एक तरीके से व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी इनकम लेवल और जो वस्तु की जो क्वांटिटी है उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक विपरीत संबंध होता है। इसलिए इसकी ढाल भी यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा सुपीरियर गुड्स की, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि वाई पर ये जो आपके पास वाई एक्सिस है यहाँ पे इनकम लेवल शो हुआ है। तो y1 लेवल पर आप Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, और जब वैसे ही आपकी इनकम लेवल
वाई हुआ तब आप क्यू क्वांटिटी डिमांड करने लग गए। तो यानी यहाँ पे तो एक तरीके से संबंध ये होता है कि जब आपकी इनकम वाई लेवल पे थी तो आप क्यू यानी जो क्वांटिटी का एक्सिस है इस पे एक्स एक्सिस पे उतनी ही क्वांटिटी का आप कंजप्शन कर रहे थे। अब जैसे कि बढ़ के आपकी इनकम लेवल वाई से y1 हो गई तो आपने अपनी जो इकाइयों का उपभोग है उसे बढ़ा दिया है। इसके विपरीत घटिया वस्तुओं के दौरान अगर हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अगर आपके पहले आय जो वाई लेवल पे थी उस दौरान आप क्यू क्वांटिटी की मांग रखते थे। आप देखिए क्यू क्वांटिटी जो है वो Q1 से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग आप कर रहे थे। जैसे ही आपकी आय y1 से y पे आई, ठीक है, या जिस तरीके से आपकी आय जो है यहाँ पे अगर देखा जाए y से y1 पे हुई बढ़ोतरी हुई तो आपने क्या किया, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं उनको कम करके Q से Q1 पर आपने कर दिया। तो सिंपल साइंस में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो y1 स्तर की लेवल पर आपकी जो इनकम लेवल थी उस पर आप Q1 क्वांटिटी का उपयोग कर रहे थे। अगर ये कम होकर आपका y पे पहुँच जाता है तो आप क्वांटिटी ऑफ गुड्स को बढ़ाकर Q पे कर देंगे। ये आपका इन्फीरियर गुड्स के केस में लागू होता है। अब बात करते हैं हम, तीसरा पॉइंट है आपका क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड यानी एक तरीके से ये आड़ी लोच या तिरछी डिमांड कहा जाता है। तो तिरछी डिमांड का तात्पर्य ये होता है कि अगर मान किसी वस्तु की कीमत में अगर कोई कमी आती है तो हम उसकी जो सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु है उसका उपभोग हम कम कर देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि अगर x कोई वस्तु है उसकी कीमतों में सपोज करिए बढ़ोतरी होती है तो आप क्या करेंगे, उसका उपभोग करना आप त्याग कर देंगे और उसके बदले में जो y वस्तु है उसकी इकाइयों में आप बढ़ोतरी कर देंगे। यहाँ पे सीधा उदाहरण आपका चाय कॉफ़ी के उसमें इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए कॉफ़ी के प्राइसेस में अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो आप उसके बदले में x वस्तुओं को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये मांग की तिरछी लोच भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसे यहाँ से बताया गया है आपका कि बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल है वो टी और कॉफ़ी है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर डिमांड फॉर वाई को शो किया गया है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जो वाई एक वस्तु है Py1 प्राइस पर आप एक्स क्वांटिटी यानी एक्स वस्तु की x2 क्वांटिटी का यूज़ कर रहे थे, यानी y एक दूसरी वस्तु हो गई, x ये दूसरी वस्तु हो गई। तो जब Py1 पर आपकी जो डिमांड थी y वस्तु की वो कितनी थी, आपकी दूसरे जो वस्तु है पूरक वस्तु मतलब दूसरी सब्स्टिट्यूट वस्तु है आपकी वो वहाँ पर x2 पे थी। अब जिस तरीके से आपकी कीमत Py2 पे आ गई तो आपने इसका स्थानापन्न करके इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे क्या किया, कम कर दिया। तो सिंपल बात ये आती है कि एक हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वस्तु के यूज़ को कम करके दूसरी वस्तु को अपनाना यहाँ पे शुरू कर दिया है। उसके लिहाज से हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में यहाँ पे जाना है जो पूरक वस्तुएं कही जाती हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमने डिमांड को शो किया है एक्स गुड्स की और वाई पे हमने प्राइस को शो किया है। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज करो जब पहले क्वांटिटी जो एक्स गुड्स की थी वो OX1 पे थी तो उस दौरान आपका प्राइस कितना था P1। लेकिन अब आपने क्या किया कि जैसे आपने उसकी प्राइस बढ़ा P1 से P2 पे हुआ तो आपने जो डिमांड है एक्स गुड की उसे कम करके x2 पे कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, यानी इनका उद्देश्य एक कॉमन ही होता है। जैसे कार एंड पेट्रोल में सीधा रिलेशन है कि पेट्रोल की कीमतों में जैसी बढ़ोतरी होगी कि और कार की जो मांग है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये वो वस्तुएं जो एक साथ आपकी चलती हैं और साथ में रहती हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एक के उपभोग के साथ दूसरी वस्तु भी उस पर टिकी हुई है, तो उसे भी यहाँ पे चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी के अलावा ऐसी बहुत सी और आपकी डिमांड है, जैसे डिराइव डिमांड हो गई। तो डिराइव डिमांड के बारे में बताया गया है, जैसे आप लेबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया। यहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो ऑटोमेटिकली जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो लेबर की मांग भी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी और मांग है। जॉइंट डिमांड भी होती है, यानी जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक सम्मिलित मांग भी होती है। ये भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ही होती है, यहाँ पे एक वस्तु की मांग के साथ दूसरी वस्तु की मांग भी जुड़ी होती है। मान लीजिए जैसे बैट और बॉल, बैट के साथ बॉल का होना जरूरी है, और बैडमिंटन में अगर बात करेंगे तो रैकेट और कॉक उन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी जॉइंट डिमांड। थैंक यू।